हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक देखिए हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टर्स के सर्किट के बारे में पढ़ा फिर मैंने आप लोगों को सेल्स ईएमएफ के बारे में पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ाया है। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ के बाद फिर हम सर्किट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। हमने अभी भी सर्किट के क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किए हैं, लेकिन वहां पर क्या था बच्चों कि वहां पर हमने बेसिकली सिर्फ रेजिस्टर्स को सर्किट में लगाकर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। अब जो सर्किट हमारा होगा उसमें रेजिस्टर्स भी होंगे और उसमें सेल्स भी होंगे, और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को किस तरीके से आसानी से सॉल्व करना है इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ, देखिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, सर्किट जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें लॉज दिए थे। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूं। पहले उस सर्किट में बेसिक चीजें आप समझिए, उसके बाद फिर किरचॉफ के दो लॉज हैं, उन दोनों लॉज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सर्किट है, मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक सर्किट है। इसमें जो रेजिस्टर्स हैं वो है R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, और पहला सेल जो है इसका ईएमएफ है E1, दूसरे वाले सेल का ईएमएफ है E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ बातें हैं जिसका ख्याल आपको रखना है। सबसे पहला कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन क्या होता है बच्चों, देखिए कोई भी ऐसा पॉइंट आप देखें जिस पॉइंट पर किसी डायरेक्शन से करंट पहुंचे और पहुंचने के बाद अलग अलग दिशा में करंट जो है वो आपकी चली जाए, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है मैं इसको नेमिंग देता हूं A, B, C, D, E और F। अगर ए पॉइंट की बात करते हैं, मान लीजिए कि यहां से कुछ करंट आई आपका फ्लो कर रहा है। ये आई करंट आपका ए पॉइंट पर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद सेम आई करंट आपका आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। यानी कि यहां पर एक तरीके से अगर हम कहें तो यहां पर करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, करंट यहां पर बट नहीं रहा है, इसलिए ए पॉइंट हमारा जंक्शन नहीं है। वहीं अगर आप बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट पर अगर कुछ करंट आई आपका पहुंचता है तो अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट के पास दो डायरेक्शंस हैं ट्रैवल करने के लिए। तो कुछ करंट आपका इधर फ्लो कर जाएगा, मान लीजिए I1, और कुछ करंट आपका इधर फ्लो कर जाएगा, मान लीजिए I2। यानी बी वो पॉइंट है जहां पर कि जब करंट, कुछ भी करंट बी पॉइंट पर पहुंच रहा है तब वहां पर करंट का डिवीजन हो जा रहा है, करंट वहां बट जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर कि करंट जब किसी एक डायरेक्शन से आपका पहुंचता है तब करंट का डिवीजन हो जाता है, या एक से ज्यादा जगह से करंट वहां पहुंचकर और करंट कंबाइन कर जाए, इस तरीके के पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो बी पॉइंट का सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि बी पॉइंट जंक्शन इसीलिए है क्योंकि बी पॉइंट पर एक करंट हमारा पहुंच रहा है और ये करंट यहां पर बट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है दो डायरेक्शंस में। जरूरी नहीं दो ही हो, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये I1 करंट इधर से फ्लो करेगा बच्चों, ये I1 करंट यहां पहुंचेगा और यहां से I2 करंट पहुंचेगा। ये दोनों करंट कंबाइन करके फिर से ये I हो जाएगा ना। यानी कि E एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले करंट जुड़कर और एक पर्टिकुलर करंट बनकर और एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। तो E पॉइंट भी हमारा एक जंक्शन है।
यानी जंक्शन कैसे पॉइंट्स है? ऐसे पॉइंट्स जहां पर कि करंट का या तो डिवीजन हो जाए या तो करंट का कॉम्बिनेशन हो जाए, इस तरीके के पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट मिले जहां पर कि बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आए और वहां पर मिलने के बाद फिर अलग अलग डायरेक्शंस में करंट आगे बढ़ जाए, उस पॉइंट को भी हम लोग जंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब समझिए कि एक ब्रांच क्या होता है। देखिए, दो जंक्शन के बीच में जो पूरा का पूरा कंपोनेंट होता है, उस पूरे कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रांच कहते हैं। जैसे देखिए, बी एक जंक्शन है और ई एक जंक्शन है, तो बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और डी से लेकर ई, ये पूरा जो बी सी डी ई है, बी सी डी ई, ये आपका एक ब्रांच है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो बी ए एफ ई, ये भी हमारा एक ब्रांच है। और तो और बी से ई अगर आप सीधे जाते हैं तो बीई भी आपका एक ब्रांच है। क्लियर है बच्चों? दो जंक्शन, यानी जंक्शन है किसी एक पॉइंट से आप सर्किट के अलॉन्ग चलना शुरू करें और दूसरे जंक्शन के अगले पॉइंट तक, दूसरे जंक्शन तक पहुंच जाए, उसके बीच में जो भी रास्ता आप कवर कर रहे हैं वो आपका एक ब्रांच होता है। अच्छा, उसी तरीके से एक होता है आपका लूप। लूप क्या होता है? सपोज करें कि आप बी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, बी से आप सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं, डी से फिर आप ई आते हैं और ई से वापस बी पर पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप एक क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहे हैं। जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, घूम फिरकर वापस आप उसी पॉइंट पर पहुंच जा रहे हैं। तो अगर आप पूरा घूमकर वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो तब जो क्लोज पाथ आपका बनता है, उस क्लोज पाथ को हम लोग लूप कहते हैं। उसी तरीके से एक और लूप हम लोग देखते हैं, बी ई, बी से आप गए ई से आप गए एफ से आप गए ए और फिर ए से वापस आ गए बी, तो ये भी आपका एक लूप बन गया। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बी से गए सी से डी, बी से सी से डी से ई से एफ, फिर एफ से ए और ए से वापस बी, एफ से ए से वापस बी, ये भी आपका एक लूप है। तो ये जो जंक्शन हमारा है और जो ये लूप हमारा है, इन दोनों के को कंसीडर करते हुए किरचॉफ ने हमें दो लॉज दिए हैं, जिसमें पहला लॉ हमारा है लॉ ऑफ जंक्शन। क्या है बच्चों? पहला लॉ ऑफ जंक्शन। जंक्शन पे बेस्ड किरचॉफ ने लॉ दिया है, जिसे हमें लगभग हर क्वेश्चन में आप यूज करना होगा। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि भाई जंक्शन पर जितना करंट पहुंच रहा है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट रीचिंग अ जंक्शन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग अ जंक्शन। जितने भी करंट को टोटल आप जंक्शन तक पहुंचाएंगे, एग्जैक्टली उतने अमाउंट में जो करंट है, इट विल लीव द जंक्शन। तो आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ current reaching a junction is equal to the amount of current leaving a junction। क्लियर है? तो अगर हम जंक्शन बी की बात करें, तो जंक्शन बी पर कितना करंट हमारा पहुंच रहा है? आई अमाउंट ऑफ करंट पहुंच रहा है। और जंक्शन बी से कितना करंट लीव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में I1, इस डायरेक्शन में I2, यानी कि I1 प्लस I2 अमाउंट ऑफ करंट हमारा लीव कर रहे हैं। तो भाई जितना करंट हमारा पहुंच रहा है, एग्जैक्टली उतना ही करंट लीव करना चाहिए, यही तो जंक्शन का लॉ हमें कहता है। तो बी पॉइंट पर हमारा हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। उसी तरीके से अगर आप ई पॉइंट पर लिखें, तो ई पॉइंट पर कितना करंट पहुंच रहा है? I2 इधर से और I1 इधर से, यानी कि I2 प्लस I1 करंट आपका पहुंच रहा है ई पॉइंट के जंक्शन पर।
और दोनों कंबाइन होकर आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आपका यहां से लीव कर रहा है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे दे रहा हूं आपको। सपोज करें कि ये सपोज करें, अच्छा ये सारे एरोस को मैंने अब देखिए जो एरो जंक्शन की तरफ बनाए हुए है वो बता रहा है कि करंट उधर से एंटर कर रहा है। मान लीजिए करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो उस केस में व्हाट इज द करंट रीचिंग द जंक्शन, एंटरिंग द जंक्शन? तो I1, I3 और I5, I1, I3 और I5, ये वो तीन करंट हैं जो कि जंक्शन पे पहुंच रहे हैं। और करंट जो जंक्शन को लीव कर रहा है तो भैया I4 इधर और I2 इधर, यानी कि I4 प्लस I2। जितना करंट जंक्शन तक एंटर कर रहा है उन सबको ऐड कर लीजिए और जितना लीव कर रहा है उन सबको अलग से ऐड कर लीजिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। उसी तरीके से सेकंड हमारा है बच्चों लॉ ऑफ लूप। ठीक है, लॉ ऑफ लूप, लूप का लॉ क्या कहता है? लूप का लॉ कहता है, देखिए आपने सीखा है कि अगर आप किसी चार्ज को सर्किट के अक्रॉस फ्लो कराएंगे तो जब वो चार्ज रेजिस्टर के थ्रू पास करता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है ना, पोटेंशियल उसका डिक्रीज हो रहा है। तो भाई बी पॉइंट से अगर आप चलना शुरू करते हैं और इस लूप के अलोंग घूमकर वापस से अगर बी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तब जितने भी पोटेंशियल का खर्च हुआ है अगर उन सब को आप ऐड करेंगे तो उस केस में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आपको जीरो के बराबर मिलेगा। लूप लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, क्या बच्चों? द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप across a loop is zero। एक लूप यानी कि जहां से आपने चलना शुरू किया है वापस घूमकर आप उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक लूप में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे और वापस से मूव करने के बाद उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो उस केस में जितने भी पोटेंशियल का खर्च हुआ है वो सारा खर्च जो है आपका उसका सम जो है वो जीरो के बराबर होगा। कैसे समझते हैं? क्योंकि याद करिए हमने सीखा था जब हम रेजिस्टर्स पढ़ रहे थे, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था सेल ईएमएफ के टाइम पे कि जब हम रेजिस्टर के अक्रॉस चलते हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, जब हम रेजिस्टर के अक्रॉस मूव करते हैं तो रेजिस्टर का दो एंड है ना, एक एंड जहां से करंट एंटर करेगा रेजिस्टर में और एक एंड जहां से करंट लीव करेगा। तो भाई जहां करंट एंटर करता है वो प्लस होता है और जहां करंट लीव करता है वो माइनस होता है। जरूरी नहीं, मतलब ऐसा होता है नहीं कर, लेकिन हम लोग ऐसा मानेंगे। ठीक है, फिर अब इधर से करंट इधर से एंटर कर रहा है तो ये आपका प्लस हो गया और लीव कर रहा है तो ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये लीव कर रहा है इसलिए ये माइनस हो गया, यहां पर करंट इधर से आ रहा है इसलिए ये प्लस हो गया और ये लीव कर रहा है तो माइनस हो गया। बैटरी में ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। ठीक है, अब अगर आप प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल, तो अगर आप करंट तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। उस केस में पोटेंशियल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सर्किट में। और अगर आप लोअर से हायर जा रहे हैं तो उस केस में आपका पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जा रहा है, लोअर और यहां पर हायर इंक्रीज हो गया, तो उस केस में पोटेंशियल को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। बी पॉइंट से देखिए ये I1 करंट है और R5 रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहां I1 करंट है और R5 रेजिस्टेंस है तो ये आपका हो जाएगा I1 R5। लेकिन हम चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए ड्रॉप है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां भी I1 करंट है लेकिन R7 है, I1 R7
यहां भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए माइनस। फिर बैटरी के अंदर देखिए नेगेटिव से हम पॉजिटिव जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो हमारा बढ़ जाएगा पोटेंशियल, तो प्लस बैटरी का पोटेंशियल कितना है E2। फिर यहां पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो घटेगा -I1R6। ठीक है, चलिए ई पॉइंट तक पहुंच गए। अब ई से बी हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस I2 इंटू R3, प्लस यहां पर I2 करंट है, I2 इंटू R3। और ये लॉ क्या कह रहे हैं, लॉ कह रहे हैं कि भैया एक लूप में, जाहिर सी बात हम बी से चलना शुरू किया, हमने वापस भी पहुंच गए, लूप में हमने मूव किया है, तो लूप में जितने भी पोटेंशियल का ड्रॉप है उसका सम 0 के बराबर होते हैं। ये इक्वेशन आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये लूप का लॉ है, ये जंक्शन का लॉ है। ठीक है, ये दोनों लॉज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा हम लोग जंक्शन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आपके बुक्स में जो यूज किया गया है ज्यादा वो लूप लॉ का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लूप लॉ में जो दिक्कत ये है कि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा, आपको कई मतलब एक पेजेस के और ज्यादा उसके सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे, आसान तरीका अपनाएंगे और हम लोग जंक्शन के लॉ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खैर आपको सारे लॉज आने चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग कुछ सर्किट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड कुछ सर्किट डायग्राम्स हम लोग पढ़ेंगे और इसके कुछ सवाल करते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, तो 2 से 3 लेक्चर्स हमारे जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये सर्किट डायग्राम हमारे साथ मेरे साथ बना लें आप। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम बना लीजिए आप। इस डायग्राम में क्या है समझ लीजिए। ये एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट का नाम दे दे रहे हैं हम लोग ABCD, A B C और D। प्रोसीजर समझिएगा, इस सवाल में प्रोसीजर आप समझ गए, तो यही प्रोसीजर है सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, हर केस में बस सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है। देखिए सर्किट हमारे पास है ABCD, एक सर्किट है जिसमें कि ये 5 वोल्ट है, जिसमें कि हमारे पास 2 सेल्स हैं, एक 5 वोल्ट का सेल है और एक 4 वोल्ट का सेल है, और 3 रेजिस्टर्स हैं, 200 ओम, 20 ओम और 60 ओम। और आप इन तीनों रेजिस्टर्स में से किसी भी एक रेजिस्टर के बारे में ये नहीं बता सकते हैं कि ये दूसरे के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर सीरीज और पैरेलल में है तब तो बड़ा आसान हो गया भाई, उसका इक्विवेलेंट निकाल लो और उसके बाद फिर जितना भी EMF का इक्विवेलेंट है उसको निकालकर करंट फाइंड कर लो, वो बहुत आसान हो गया। लेकिन यहां पर भाई 200 ओम, 20 ओम और 60 ओम, इनका एक पॉइंट तो कॉमनली कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसका 5 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से, इसका 5 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से, या 4 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका 4 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से। हमसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहा है फाइंड करने को, क्या फाइंड करने को कह रहा है भैया, आपसे कह रहा है फाइंड करने को करंट अक्रॉस 20 ओम। 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करने को आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम एक सेल से या बैटरी से किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं
तो हमारे पास एक फ्रीडम होता है कि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को हम लोग जीरो कंसीडर कर सके, और वो कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट, हजारों पॉइंट नहीं ले सकते हैं जहां पर कि पोटेंशियल, चलो भैया यहां भी जीरो ले लिया, यहां भी जीरो ले लिया, यहां भी जीरो ले लिया, नहीं, कोई एक पॉइंट सर्किट में चूज करेंगे जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। आप चाहे तो यहां ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां ले सकते हैं, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है उसको जीरो मानने जा रहा हूं। क्या बच्चों, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो। अच्छा एक बात बताइए, या फिर ऐसा नहीं, यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल को मान लेते हैं जीरो, ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 5, क्योंकि हम जानते हैं कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो बैटरी का पोटेंशियल होना चाहिए ना। तो अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 0 पर है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 5 पे होना चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, यही तो इस सेल का पोटेंशियल होता है। तो अगर ये 0 है इसका मतलब कि ये 5 होना चाहिए, और इस बैटरी को अगर हम देखें, अगर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अगर ये 5 है तो ये आपका 1 वोल्ट होना चाहिए। क्यों समझते हैं इसको, अगर 5 वोल्ट की बात करें, अगर 5 वोल्ट की बात करें तो देखिए ये पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट पे है और ये पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट पे है। डिफरेंस निकालकर देखिएगा जरा, 5 माइनस 0 यानी कि 5 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट हमारा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा इस तरीके से है, यहां पर पोटेंशियल हमने पहले से ही 5 वोल्ट मान लिया है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट। डिफरेंस लेकर देखिए, 5 माइनस 1 4 वोल्ट, यही तो 4 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लें भाई, यहां तो बैटरी था इसलिए हमने डिफरेंस लेकर निकाल लिया, लेकिन यहां तो एक रेजिस्टर प्रेजेंट है बीच में। जब बीच में रेजिस्टर प्रेजेंट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पा रहा है, तो इसीलिए इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लिया, इस पॉइंट के पोटेंशियल को x मान लिया। अब यहां तक क्लियर है बात, ध्यान से समझिएगा इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है, पहला सवाल है, इसको समझ जाएंगे तो फिर बाकी क्वेश्चंस जो आपके लिए आसान हो जाएंगे। सर्किट दे रखा है, उस सर्किट में हमारे पास एक फ्रीडम है कि किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 ले सकते हैं। तो मैंने आसान करने के लिए जो इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पोटेंशियल 0 ले लिया। अब यहां का पोटेंशियल सेम होगा ना, बीच में कोई रेजिस्टर तो है नहीं कि पोटेंशियल खर्च हो, ये पोटेंशियल 0, तो डिफरेंस के हिसाब से ये 5 और ये 5 है, ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस के हिसाब से 1 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल ना तो इधर से पता चलेगा ना तो इधर से पता चलेगा, क्योंकि दोनों बीच में रेजिस्टर प्रेजेंट है और कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें पता है नहीं, तो इसलिए यहां का पोटेंशियल हमने x मान लिया। अब अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर, क्या अप्लाई करें, इस पॉइंट पर हम लोग जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये, अप्लाइंग जंक्शन लॉ, अप्लाइंग जंक्शन लॉ एट पॉइंट C। C पॉइंट पर हमें जंक्शन लॉ अप्लाई करना है। अच्छा मान लीजिए कि यहां से बच्चों I1 करंट आता है, मान लेते हैं, और यहां से I2 करंट आता है, ठीक है। तो I2 करंट यहां पहुंचा, I1 करंट यहां पहुंचा, ये जंक्शन था, दोनों मिलकर यहां पर मान लीजिए कि I करंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहला कंडीशन, अमाउंट ऑफ करंट रीचिंग जंक्शन यानी कि I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग जंक्शन यानी कि I। क्लियर है, अगर किसी कंडीशन में आपसे I1 I2 भी निकालने को कहता है और I तीनों निकालने को कहता है, फिलहाल तो यहां पर आपसे सिर्फ I निकालने को कहता है जो 20 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तीनों निकालने को कहता है तो तीनों अलग अलग ना निकालकर कोई दो निकालकर और फिर इस इक्वेशन में पुट करके तीसरा फाइंड कर लेते हैं। अब चलिए सी पॉइंट पर हम लोग लगाते हैं जंक्शन लॉ। तो सी पॉइंट पर देखिए भाई I करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इधर आपका I1 करंट चला जा रहा है वापस से मूव करने के लिए, और इधर आपका I2 करंट चला जा रहा है। क्लियर है, तभी तो भाई यहां से I2 निकल रहा है तो वापस I2 आ रहा है, यहां से I1 निकल रहा है तो वापस I1 आ रहा है। इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाते हैं, कितना करंट भाई एंटर कर रहा है, पहुंच कितना करंट रहा है I,
तो I को कैसे लिख सकते हैं? I को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले सुनिए उसके बाद समझिएगा। I को मैं लिख रहा हूं 5 माइनस एक्स अपॉन 20। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया? देखिए मैंने लिखा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू कितनी होती है? करंट की वैल्यू क्या होती है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R होती है, ठीक है। I की वैल्यू V अपॉन R। अच्छा, V हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है? I 20 ओम के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट माइनस एक्स, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, राइट। तो ये हमारा हो गया 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो भाई ये जो करंट है, जब 20 ओम के अक्रॉस ये करंट फ्लो कर रहा है, तो हम 200 ओम तो नहीं लिखेंगे ना, हम इसको 20 ओम में लिखेंगे, इसलिए 20 से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, ये तो करंट हो गया हमारा आई। फिर से सुनिए, आई करंट हमें निकालना था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई होता है V बाई आर। करंट हमारा देखिए, ये आई करंट जो पहुंच रहा है, ये 5 वोल्ट से x वोल्ट तक ट्रैवल करके पहुंच रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 माइनस एक्स। तो पोटेंशियल लिख दिया 5 माइनस एक्स। और कौन से रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है? 20 ओम, तो अपॉन 20, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल्स टू I1। I1 करंट देखिए इधर है। I1 करंट कहां से फ्लो कर रहा है? एक्स पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल तक। तो भाई हमेशा हायर से लोअर तक करंट जाता है, इसलिए x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इसका है 200। फिर है प्लस, और I2 कितना है बच्चों? I2 देखिए करंट आपका x से 1 तक फ्लो कर रहा है, राइट। x से 1 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम लिखेंगे x हायर पोटेंशियल माइनस 1 लोअर पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन जो रेजिस्टेंस है 60, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू, ये बस एक इक्वेशन लिखना है, इसको सॉल्व करना है, कोई झंझट नहीं कि यार करंट को डिवाइड करो, लूप रूल लिखो, फिर 2 इक्वेशन बनाओ, अगर 2 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनाओ, 3। ये सब लूप रूल में बहुत झंझट होता है, इसलिए हम लोग जंक्शन लॉ से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अगर आप लूप रूल से लिखते ना, तो इस वाले लूप में एक इक्वेशन बनाना पड़ता, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता, फिर इस वाले लूप में एक इक्वेशन बनाना पड़ता, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता, उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता, तब जाकर आपका कोई एक करंट निकल कर आता। फिर वापस से इक्वेशन में पुट करके दूसरा निकालते, फिर I1 I2 दोनों निकल गया, दोनों को ऐड करके I निकालते। बड़ा प्रोसेस था, ये छोटा प्रोसेस, बस ये इक्वेशन लिखा सवाल हो गया। अब तो सॉल्व ही करना है इसको। ये हमारा हो गया 5 माइनस एक्स अपॉन 20, और 200 और 60 का जो एलसीएम है वो होता है 600, ठीक है। 200 और 60 का एलसीएम 600। तो 200 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, ऊपर भी 3 टाइम्स करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3x, 0 तो हटा दीजिए, प्लस 60 को करना पड़ेगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 600 लाने के लिए, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका 10x माइनस 10, है ना, दोनों 10 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आपका 13x माइनस 10 अपॉन 600, और ये किसके बराबर है? ये है इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 20। बच्चों 20 और 600 जब जाएगा तो ये बचेगा 30, ठीक है। अब इस 30 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 13x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 5 150, 30 इंटू एक्स माइनस 30x, और इस माइनस 30x को इधर ले जाएगा तो प्लस 30x हो जाएगा। 13x पहले से है और प्लस 30x, और ये 150 पहले से, माइनस 10 इधर आएगा तो 150 प्लस 10, यानी कि आपका हो गया 43x इज इक्वल्स टू 160। तो x निकल कर आ गया आपका 160 अपॉन 43, ठीक है। दिमाग आपको सिर्फ इसी में लगाना था, ये तो कैलकुलेशन है, क्लियर है, ये तो कैलकुलेशन है, ये आपने सिंपली कर लिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? करंट अक्रॉस 20 ओम, 20 ओम के अक्रॉस कौन सा करंट है? I, और I का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है? I आपने लिखा है I इज इक्वल्स टू, I की जगह आपने लिखा है 5 माइनस एक्स अपॉन 43, क्लियर है, ठीक है, 5 माइनस एक्स अपॉन 20।
सॉरी 5 माइनस एक्स अपॉन 20। अब 5 माइनस एक्स की जगह लिख दीजिए 160 अपॉन 43 डिवाइडेड बाई 20। एलसीएम ले लीजिए 43 का, तो 43 और ये 20 है ही, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 5 इंटू 43 कितना होगा 215 माइनस 160, यानी कि ये आपका हो गया 55 अपॉन 43 इंटू 20। 5 से गया 11 टाइम्स, 5 से गया 4 टाइम्स, फाइनली आपका करंट आई निकल कर कितना आ रहा है बच्चों 11 अपॉन 43 इंटू 4, ये होता है 132, सॉरी 43 इंटू 4 172। ठीक है, चलिए इतना एम्पियर आपका करंट निकल कर आ गया। ट्रिक यही था, सिर्फ ये सॉल्व कर लिया आपने, अगर ये सही लिख लिया उसके बाद सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली और फिर ये जो आई का इक्वेशन था उसमें एक्स को पुट किया, बस कैलकुलेशन है। एक इक्वेशन अगर आपने लिख दिया फिर बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सर्किट मेरे साथ आप बना लें। ये हमारा सर्किट है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। ये 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। क्लियर बच्चों? तीनों सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, 1 वोल्ट और 4 वोल्ट है और इनका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम है। आपको करंट फाइंड करना है इनके अक्रॉस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस ऑल दी सेल्स। सेल के अक्रॉस कितना करंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से मेरा करंट आ रहा है I1 और यहां से मेरा करंट आ रहा है I2। ये I1 पहुंचेगा, ये I2 पहुंचेगा, ये मिलकर मान लीजिए कि यहां पर ये आपका बन गया I3। ठीक है, तो भाई इस जंक्शन पर अगर हम बात करें, मान लीजिए कि इसको मैं कहता हूं A B C D E F। ठीक है, तो अगर इस जंक्शन की बात करें तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड I1 I2 एंड I3। और अगर हम इस जंक्शन की बात करें एट A, कितना करंट A पॉइंट पर पहुंच रहा है, इधर से I2 और इधर से I1, यानी कि टोटल करंट जो एंटर कर रहा है जंक्शन A को वो है I1 प्लस I2 और कितना करंट लीव कर रहा है यहां से I3। सो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3। ठीक है, ये जंक्शन A का जो रूल है वो हमने जंक्शन रूल जो है वो लगा दिया हमने लॉ यहां पर। अब देखिए ये 2 वोल्ट है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। कितना मान लिया हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो जाहिर सी बात है इस साइड का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होगा, तभी तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, क्या यहां से यहां तक कोई रेजिस्टर बीच में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो यहां तक कोई पोटेंशियल खर्च नहीं होना चाहिए, यानी ये जो ए पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट होना चाहिए। और यहां से यहां के बीच में भी कोई रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहां भी कोई पोटेंशियल खर्च नहीं हो रहा है, 2 वोल्ट। ध्यान समझिएगा, मैंने अभी सिर्फ एक ही बैटरी लिया 2 वोल्ट, इसके लेफ्ट एंड पर हायर पोटेंशियल 2 वोल्ट माना, तो लोअर पोटेंशियल 0 होगा, डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा। अब ये अगर 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2, क्यों? बीच में सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है,
तो भाई अगर ये 2 था तो ये 0, ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए, यहां पर 1 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, 2 माइनस 1 यानी 1। और यहां पर देखिए 4 वोल्ट है, अगर ये 2 है तो यहां पर कितना होना चाहिए, -2 वोल्ट, तभी तो 2 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहां 2 वोल्ट तो यहां भी 2 वोल्ट, यहां भी 2, 2 2 2। ठीक है, ये 2 तो ये 0, ताकि डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर हो। अगर ये 2 तो ये 1, तब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये -2 होना चाहिए, ताकि डिफरेंस 4 के बराबर हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, तो भाई अगर ये यहां तो पता चल गया हमें पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, तो नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हमें नहीं पता है, भाई यहां से यहां के बीच में कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो इसका पोटेंशियल भी x, यहां से यहां भी कोई कनेक्टिंग वायर नहीं, इसलिए इसका पोटेंशियल भी x। अब देखिए जो a पॉइंट है, a पॉइंट पर हमने एक इक्वेशन लिखा है जंक्शन का, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। क्या हम लोग, अच्छा उसी तरीके से बच्चों, जब ये I3 करंट आपका यहां पहुंचेगा, I3 करंट जब आपका यहां पहुंचेगा, तो इसमें से जो I1 करंट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और I2 करंट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप A पॉइंट पर इस जंक्शन के लॉ को कहिए, या फिर B पॉइंट पर कहिए, एक ही बात है ना। I3 जो है वो एंटर कर रहा है, और I1 प्लस I2 जो है वो लीव कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके जंक्शन लॉ लगाने जा रहे हैं B पॉइंट पर। ऑलराइट, अप्लाइंग जंक्शन लॉ एट पॉइंट B। चलिए B पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाते हैं। I1 ये करंट है ना बच्चों, करंट X यानी B पॉइंट से फ्लो करके और यहां तक जा रहा है, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, यहां का पोटेंशियल है X, और इस रेजिस्टर के बाद पहुंचने पर पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो X माइनस 0 अपॉन 4। क्या लिखा जा सकता है भाई, ये करंट हमारा I1 है, मैं ऐसे लिख देता हूं उसको, चलिए मैं लिख देता हूं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। इसके लिए मैंने यहां पर लिखा I1 करंट की जगह मैंने लिख रहा हूं X, यहां से करंट फ्लो कर रहा है ना X, और यहां तक देखते हैं -0 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 4। क्लियर है? अच्छा उसी तरीके से I2 क्या हो जाएगा भाई, करंट अब देखिए X से फ्लो कर रहा है, हमेशा हायर माइनस लोअर लिखते हैं, तो X से फ्लो कर रहा है तो X माइनस, अब इस 2 ओम के बाद जाने बाद ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम। क्लियर है? ये X था, ये -2 है, तो डिफरेंस लेंगे X माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन रेजिस्टेंस 2। ये किसके बराबर होना चाहिए, I3 के बराबर। I3 क्या है, I3 में करंट जो है वो 1 वोल्ट से X तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो हायर 1 वोल्ट हो गया, 1 माइनस X अपॉन 3, बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखिए कैसे लिखते हैं, 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, तो ये तो आपका x ही रहेगा, 0 को हटा देते हैं, ये 2 है इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4, और इस साइड हमारा क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 3। अब इस 3 को इधर भेज देते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं, तो बच्चों ये देखिए हमारा क्या है x और 2x यानी कि 3x प्लस 4, और 3 को जब इधर भेजेंगे तो 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 को इधर भेजेंगे तो 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 3 3 जा 9x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4x। माइनस 4x को इधर भेजेंगे तो प्लस 4x और 9x हो जाएगा आपका 13x इज इक्वल्स टू 4, और प्लस 12 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 12, 4 माइनस 12 हो गया माइनस 8, इसलिए x का जो पोटेंशियल है वो है -8 अपॉन 13 वोल्ट। x पॉइंट का जो पोटेंशियल हमारा आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है -8 अपॉन 13 वोल्ट।
ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकल कर आ गई -8/13 वोल्ट। प्लस में भी आ सकती है वैल्यू, माइनस में भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। ठीक है, अब जरा I1 I2 I3 तीनों निकाल लेते हैं। देखिए I1 को आपने लिखा है, I1 की जगह आपने लिखा है x/4। ठीक है, x - 0 यानी x/4। तो x की जगह -8/13 रख दें तो -8/13 इंटू 4, ये हो गया 2, यानी कि -2/13 एम्पियर। अच्छा, हमने करंट का डायरेक्शन जो I1 है उसको इधर ले रखा है, और ये माइनस साइन बता रहा है कि हमने जिधर डायरेक्शन लिया उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, I2 की बात अगर हम करें तो I2 हमारा क्या है, I2 की जगह हमने लिखा है x + 2/2। x की जगह रख देते हैं -8/13, -8/13 + 2/2, यानी कि 13 अगर एलसीएम ले लें तो नीचे 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, -8 प्लस ये /1 है ना, तो ये हो जाएगा +26, यानी कि 18/13 इंटू 2, ये 2 से कट होकर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/13 एम्पियर। ये डायरेक्शन करंट का बिल्कुल सही है। और I3 हमारा है 1 - x/3, ये हो जाएगा 1 -8, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/13 / 3। तो ये 1/1 है, ये एलसीएम वगैरह लेना तो आप लोगों को आता है, तो ये हो जाएगा आपका 13 + 8, यानी कि 21/13 इंटू 3, ये कट जाएगा 7 टाइम्स, ये हो गया 7/13 एम्पियर। समझ रहे हैं बच्चों? अब धीरे धीरे समझ आ रहा है किस तरीके से जंक्शन रूल अप्लाई करना है। सिर्फ एक ही इक्वेशन दिमाग में लगाना था, उसके अलावा को कुछ सोचना ही नहीं, बाकी सब कैलकुलेशन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपको दोनों सेल के अक्रॉस जो करंट है वो फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? दोनों सेल के अक्रॉस देखिए, इसमें 6 वोल्ट 0.5 ओम का मतलब क्या है कि ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ये जो सेल है या बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम। ठीक है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। इसको मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं इस सर्किट को, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं सर्किट को। इस पॉइंट को अगर मैं ए कह दूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी कह दूं, तो देखिए ये पॉइंट मैंने ले लिया ए और ये पॉइंट मैं ले ले रहा हूं बी। ठीक है, जो ए पॉइंट है ध्यान से देखना, छह वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? उसी तरीके से 10 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ रहे हैं? ओके, तो अब इसमें बच्चों सेम चीज अप्लाई करते हैं। देखिए मान लीजिए यहां से हमारा I1 करंट जा रहा है,
और यहां से अगर हमारा I2 करंट जा रहा है, ये करंट यहां मिलकर और I3 बन जा रहा है, फिर यहां से वो I3 करंट आता है, ठीक है, इधर आपका I1 करंट चला जाता है और इधर आपका I2 करंट चला जाता है, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ऑलराइट। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, तभी तो 10 माइनस 0 10 वोल्ट होगा, ठीक है। ये 10 वोल्ट है बच्चों, तो ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए और ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए, सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स ही तो है। तो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना होना चाहिए 4 वोल्ट, तभी तो 10 माइनस 4 6 वोल्ट के बराबर होगा। अब इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। ये 10 वोल्ट है, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है हमें नहीं पता है। यहां का 4 वोल्ट है लेकिन बीच में रेजिस्टर आ गया, यहां 0 वोल्ट है लेकिन बीच में रेजिस्टर आ गया, इसके पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं x। क्लियर है, इसके पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं x। आपसे ये I1 और I2 फाइंड करने को बोल रहा है, कह रहा है फाइंड I1 एंड I2। तो क्या यहां से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये है ना, ए पॉइंट पर I1 प्लस I2 करंट आ रहा है और निकल कितना रहा है I3 करंट हमारा निकल रहा है, क्लियर है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ओके। अब ऐसा करते हैं, ये ए पॉइंट पर भी सेम लॉ है और जो बी पॉइंट है उसके लिए भी सेम है भाई, I3 करंट पहुंच रहा है और ये किसके बराबर है I1 और I2 के सम के बराबर। तो बी पॉइंट पर हम लोग जंक्शन रूल जो है अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग जंक्शन रूल एट पॉइंट बी। क्या है जंक्शन रूल बी पॉइंट पर, पहले I1, देखिए ये I1 है ना, करंट एक्स पोटेंशियल से 4 वोल्ट के पोटेंशियल तक जा रहा है। तो यहां पर पहले इक्वेशन में लिख दे रहा हूं आपके लिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x माइनस 4 अपॉन 0.5। कैसे भाई, ये I1 करंट फ्लो कर रहा है इधर, इस रेजिस्टर के इधर हायर पोटेंशियल x और इधर लोअर पोटेंशियल 4, तो x माइनस 4 अपॉन 0.5 प्लस I2 की जगह क्या लिखूं, x से 0 वोल्ट तक पोटेंशियल जा रही है, यानी x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू I3 हमारा कितना होना चाहिए। देखिए जो I3 है, I3 करंट मेरा कहां से फ्लो कर रहा है, ये 10 वोल्ट से x तक फ्लो कर रहा है, राइट। इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टर का इधर 10 वोल्ट और इधर जो है वो x वोल्ट, तो 10 से फ्लो कर रहा है, तो 10 माइनस x अपॉन 12। क्लियर है, चलिए इसको लिखते हैं इस इक्वेशन को। अच्छा 0.5 की जगह बच्चों 1/2 लिख सकते हैं, तो 1 यहां रहेगा और 2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 0.5 होता है हाफ, तो 1 अपॉन 2, अपॉन में जो 2 था वो ऊपर चला गया, तो अब ये हो जाएगा 2x माइनस 4, सॉरी 2x माइनस 8 और यहां पर हो जाएगा प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 माइनस x अपॉन 12। 2x और x हो गया 3x माइनस 8, ठीक है, और ये 12 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 12 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट। और ये किसके बराबर होगा, 10 माइनस x के बराबर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36x माइनस 12 8 जा होता है 96 इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। अब इस माइनस x को इधर भेजेंगे तो प्लस x हो जाएगा, 36x प्लस x हो जाएगा 37x, और ये 10 है, माइनस 96 प्लस 96 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106। यानी बच्चों x की जो पोटेंशियल है वो आपकी आ रही है 106 अपॉन 37 वोल्ट। सवाल में आपसे ये भी कह सकता है कि भैया x का पोटेंशियल बताओ, b पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है ये बताओ, ये आपसे कह सकता है कि a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताओ। तो भाई क्या है, a पर पोटेंशियल 10, b पर x, वैल्यू आ गई, दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। लेकिन आपसे I1 और I2 पूछा है, चलिए I1 निकाल लेते हैं। I1 क्या है बच्चों,
I1 हमारा है 2 इंटू एक्स माइनस फोर, 2 इंटू एक्स माइनस फोर यही था, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 106 अपॉन 37 माइनस 4। ये हो गया आपका 2 इंटू 106, ये 37 एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 37 फोर जा कितना होता है 37 इंटू 4 होता है हमारा 148, ठीक है, तो 148। अब ये हमारा हो गया 2 इंटू 148, 106 माइनस 148 हो गया माइनस 42 अपॉन 37। तो यहां से जो I1 की वैल्यू आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, I1 की वैल्यू है माइनस 84 अपॉन 37 एम्पियर, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए यहां पर मिस्टेक नहीं है, 2 इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स के 106 अपॉन 37 रखा, एलसीएम ले 37 का, 37 को 4 से 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो गया 148, सब्ट्रैक्ट कर लिए माइनस 42 आ गया, 2 इंटू 42 होता है 84, तो माइनस 84 अपॉन 37। चलिए I2 निकालना था, I2 के लिए क्या फॉर्मूला था आपका, डायरेक्ट सिर्फ I2 आपका सिर्फ x है, x अपॉन 1 यानी कि x, और x आपका क्या आ रहा है 106 अपॉन 37, ठीक है। मान लीजिए I3 भी अगर आपसे कहा है निकालने को, तो I3 कैसे निकालेंगे, I3 जो है बच्चों वो हमारा क्या है I1 प्लस I2, कितना हो जाएगा ये, I1 की जगह माइनस 84 अपॉन 37 प्लस 106 अपॉन 37, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 22 अपॉन 37। तो I3 आपका निकल कर आ गया ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बच्चों उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिए है। और आज हमने 3 सवाल बनाए हैं। आज का जो सवाल था वो एक तरीके से आप समझिए कि टाइप 1 था क्वेश्चन का। यहां जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसका पोटेंशियल आपको नहीं पता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो जिसका पोटेंशियल नहीं पता होगा। अगले लेक्चर में हम सवाल करेंगे तो आपको एक की जगह ऐसे 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे जहां पर पोटेंशियल आपको नहीं पता है, या 3 पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे जहां पोटेंशियल आपको नहीं पता है। तो एक का x, एक का y, एक का z मानेंगे और फिर इक्वेशन बनाकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लोग अगली क्लास में इसको करेंगे, लेकिन तब तक ये जो सिंपल क्वेश्चंस थे इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। अगले लेक्चर में हम इसका टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, याद से करिएगा। किरचॉफ लॉ बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन इसी मेथड से बनने हैं सारे, इसलिए जरूर पढ़िएगा। चलिए बाय।